हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था गतिक विद्युत वाहक बल। हमारा टॉपिक चला गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि गतिक विद्युत वाहक बल हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो सरल रेखीय गति के कारण और एक कर सकते हैं हम घूर्णी गति के कारण। तो पिछले लेक्चर में हमने सरल रेखीय गति के कारण विद्युत वाहक बल हमने ज्ञात किया था। ठीक है, तो उसका लिंक आप, यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नहीं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 में भी जाकर क्रम से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे बेटा हम घूर्णी गति के कारण गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक। तो पहले तो ये बताइए कि गतिक विद्युत वाहक बल कहते किसे हैं। ठीक है, हमने कल भी ये परिभाषा बताई थी आपको, और चलिए आज हम पुनः बता देते हैं कि जैसे मान लो कि एल लंबाई की कोई क्षण है। एल लंबाई क्या है? कोई क्षण नहीं, सॉरी, क्षण क्षण। एल लंबाई कोई क्षण है, धात्विक भी हो सकती है ना, जिसमें मतलब जो विद्युत की क्या हो, चालक हो, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए। तो मान लो कि एल लंबाई की कोई छड़ है, यदि आप उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाना चाहते हो, कहाँ चलाना चाहते हो? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? उत्पन्न होगा। उसके सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। अब सर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? आपने प्रेरित क्यों लगाया? ठीक है ना। तो आपको पता है, जैसे हमें किसने, फैराडे ने बताया था। क्या बताया था? कि चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराओगे तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है ना। जिसके कारण उसमें क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखना जरा, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमने इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई छड़ है लोहे की, या फिर आप धातु की बोल सकते हो, चालक छड़ है। तो उस छड़ को हम क्या कर रहे हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चला रहे हैं। तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में चल रही वो, उसको गति करा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, तो निकलेंगी, तो फिर ज्यो ज्यो चालक का वेग बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इससे हम क्या कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन, है ना। तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसके कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वो ऑटोमेटिक प्रेरित हो रहा है। हम उसमें कुछ नहीं कर रहे, हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। लेकिन हो किसके कारण रहा है? गति के कारण। अगर आप चालक को गति ना कराओ तो विद्युत वाहक बल नहीं प्रेरित होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स भी नहीं, उसमें ही परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय बल रेखाएं भी नहीं निकलेंगी। इसलिए हम चालक की ये सब घटना कैसे हो रही? चालक को गति कराने से हो रही। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? गतिक विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। अब करेंगे हम घूर्णी गति के कारण विद्युत वाहक बल का व्यंजक। ठीक है, रुकिए इतना। हाँ, तो बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पकाई के कारण घूर्णी गति के कारण। यहाँ लिखेंगे हम घूर्णी गति के कारण। ठीक है, और क्या निकाल रहे हैं हम? घूर्णी गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इधर, आप जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, ये क्रॉस क्रॉस बना है, ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और कागज के तल के क्या है? लंबवत है। कागज के तल के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये हमारे पास एल लंबाई का कोई चालक है, जिसका नाम क्या है? ओपी। ओपी एक चालक है जो एल लंबाई का है। इसको हम क्या करा रहे हैं? इस वृत्ताकार पथ पर हम क्या कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र में एक घूर्णी गति करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? एक घूर्णी गति। घूर्णी गति का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना। घूर्णी गति का मतलब क्या होता है? अपने ही अक्ष पर घूमना। तो अपने अक्ष पे हम घूर्णी गति करा रहे हैं। तो देखो, गति चाहे आप रेखीय करा लो और गति चाहे आप घूर्णी कराओ, ठीक है, बात बराबर है। अगर कोई चालक गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में कर रहा है, तो उससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, इसलिए चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो हम इसको घूर्णी गति करा रहे हैं एल लंबाई के चालक को। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है।
क्या हो रहा है, चालक के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मान लो हमें एल लंबाई के चालक को घूर्णी गति कराना है, तो डायरेक्ट तो हम घूर्णी गति करा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नियम है कि आपको कुछ भी करना हो पहले हम अल्पकार करते हैं, फिर क्या करते हैं, पहले अल्पांश को लेते हैं, इसके बाद में फिर पूरे चालक को लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एल लंबाई के चालक जो ओपी है उसमें से हम डी आर लंबाई का एक अल्पांश लेंगे। क्या लेंगे? डी आर लंबाई का एक अल्पांश लेंगे, और उस अल्पांश को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कराने पर, मतलब जो डी आर लंबाई का अल्पांश लिया उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या करें, घूर्णी गति कराएं, तो उसके सिरों के मध्य कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अल्पांश के कारण करा रहे, इसलिए हम उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल उसको क्या बोलेंगे, हम डी फाई ई बी बी बी, क्या बोलेंगे, डी फाई बी, हम डी फाई बी बोलेंगे। अब डी फाई बरा, हाँ गलत है, आई एम सॉरी, रुको एक मिनट, डी फाई बी नहीं, चुंबकीय फ्लक्स नहीं निकालना, हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल डी एप्सिलॉन। क्या निकालना है? डी एप्सिलॉन। तो हम लोग देखते जाया करें, ध्यान दिया करें। हाँ, तो डी एप्सिलॉन बराबर निकालना है। तो देखिए, आपने इससे पहले सरल रेखीय गति के कारण क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन का व्यंजक, विद्युत वाहक बल का व्यंजक क्या पढ़ाया था, बी एल, नहीं ना ना ना, एप्सिलॉन बराबर बी एल भी, बी एल भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था आपने? बी एल भी। क्लियर? आपने कितनी चीजें पढ़ी थी? बी एल वी। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना है, ये तो हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है। क्या किया है? दिखाने के लिए लिखा है। यहाँ पे देखो, बी है पहले, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। एल क्या है? एल चालक की लंबाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा चालक ना लेके क्या ले लिया, एक अल्पांश, तो अल्पांश की लंबाई कितनी ली? डी आर, तो यहाँ पे आएगा आपका कितना? डी आर। फिर यहाँ पे क्या है? बी, भी क्या है आपका? वेग, भी क्या है? वेग है, ठीक है। तो वेग के लिए हम क्या, अच्छा यहाँ पे हम वेग ना रख के, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या करा रहे, घूर्णी गति करा रहे। तो जब ये घूर्णी गति करेगा तो कोई ना कोई कोण बनाएगा, तो इसका एक कोण ये वेग होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ओमेगा, ठीक है। तो अब आपने कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्लास 11th में पढ़ा होगा, v बराबर होता है आर इंटू ओमेगा। क्या होता है? आर इंटू ओमेगा। तो आपको v के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? आर इंटू ओमेगा। तो इन सब चीजों को हम बदलेंगे, क्या करेंगे, हम इन सब चीजों को बदलेंगे। तो b जो का त्यों लिखेंगे, l के स्थान पर क्या रखेंगे? डी आर, और v के स्थान पर क्या लिखेंगे? आर इंटू ओमेगा। आर इंटू क्या होगा? ओमेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, नहीं तो तुम आर का आर में गुणा कर दो, ठीक है। ये डी आर है और ये आर ओमेगा है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो अभी? एक। अब इस प्रकार से आपको पता है कि जब हमने एक अल्पांश को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें इतना मिला। अगर हम सारे एल लंबाई के पूरे चालक को यदि हम घूर्णी गति कराएंगे चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, पूरे चालक को यदि घूर्णी गति कराएंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना मिलेगा? तो एप्सिलॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टोटल। तो आपको लिख लेना है, ठीक है, कि पूरे चालक ओपी को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कराने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो उसका लिए क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर, तो ये हो जाएगा इंट्रीकेशन ऑफ जीरो से कहां तक लिमिट लेंगे हम? एल तक। क्यों जीरो से एल तक? इसलिए कि चालक, हम एल लंबाई का चालक ले रहे, तो मान लो पहले हमने कोई चालक नहीं लिया था, ठीक है ना, तो पहले चालक की लंबाई क्या थी? जीरो। फिर जीरो से बढ़ के कितनी होगी चालक की लंबाई? पहले जीरो से बढ़ के फिर डी आर भाई, मतलब अल्पांश बन गया, और फिर टोटल हमने कहा ले ली, एल ले ली, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम? जीरो से कहाँ लेंगे? एल तक लेंगे, ठीक है। मतलब पहले चालक की लंबाई, पहले चालक नहीं था तो चालक की लंबाई जीरो थी क्या? नहीं। फिर आपने एल लंबाई का चालक ले लिया तो अब एल लंबाई आ गई, तो इसकी ये लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो से लेके कहाँ तक? एल तक। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो लिमिट हो गई जीरो से लेके एल तक, तो ये बनेगा आपका डी एप्सिलॉन, ठीक है। अब समीकरण एक से इसका मान रख दो, तो एप्सिलॉन बराबर कितना आएगा? जीरो से एल तक, और इसका मान क्या हो जाएगा? बी इंटू डी आर इंटू आर ओमेगा, इतनी आएगा, आर ओमेगा, ठीक है। चलो अब इसको आगे हम हल करेंगे। अच्छा यहां से देखो, बी क्या है? कांस्टेंट है, बी बाहर निकलेगा। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। आर नहीं निकलेगा, आर बाहर नहीं निकलेगा,
ठीक है। आर और डी आर, डी आर का मतलब क्या, आर के सापेक्ष समाकलन हो ही रहा है, इसमें डी आर लिखा ना, तो जब आर के सापेक्ष समाकलन हो रहा तो आर को बाहर कैसे निकाल लोगे, जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है उस राशि को बाहर हम नहीं निकालते हैं, तो किसको निकालेंगे, बी और ओमेगा को। तो यहाँ पे करेंगे हम एप्सिलॉन इक्वल टू, जी आएगा 0 से, अरे बाहर लिखो पहले, हाँ क्या लिखेंगे, बी इंटू ओमेगा, फिर अंडर इंटीग्रेशन का चिन्ह 0 से एल तक, और जी आएगा आर इंटू डी आर। ठीक, चलो तो एप्सिलॉन बराबर बी ओमेगा। अच्छा, अब इसका क्या होना, आर के सापेक्ष समाकलन, हाँ तो जी डी आर लिखा, तो आर के घाटे ऐसा होना है, देखो ये सूत्र आप याद कर लो, नहीं आता हो तो एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन आएगा एन प्लस वन, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब आर की घाटे कितनी है, इधर एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो इधर एक्स की घाटे एन है, तो ये मान लो कि एन का मान कितना है, एक है। ठीक है, अब उसी हिसाब से आप रख दो, रख देंगे तो क्या होगा, आर की घाटे वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। ठीक है, समाकलन हो गया, डी आर खत्म। डी आर यही दर्शाता है, संकेत करता है कि समाकलन करो। लिमिट 0 से लेके कहां तक बनेगी, एल तक बनेगी। एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होगा बेटा, बी ओमेगा, इधर क्या आएगा, आर की घातें आर स्क्वायर बटे कितना होगा, एक और एक दो होगा, लिमिट क्या आएगी 0 से लेके एल तक आएगी, तो एप्सिलॉन इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे कितना आएगा सीधा, आप तो चाहे 1/2 बाहर निकाल दो, आप बाहर निकला 1/2 है, हाँ 1/2 को क्या करो, बाहर निकाल दो, और ये बन जाएगा आपका बी ओमेगा इंटू आर। अभी कहाँ से यार उल्टा कर रहे हैं हम, 1 मिनट रुको रुको, अभी ऐसा करो ना, सुनो सुनो, पहले इसमें क्या करो, पहले लिमिट रखो, पहले क्या रखो, अभी लिमिट रख दो, बाद में निकालेंगे हम, है ना। तो लिमिट, लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, थोड़ी जल्दी जल्दी पड़ी ना, उच्च सीमा माइनस क्या होती है, निम्न सीमा। तो पहले उच्च सीमा मतलब आर के स्थान पे एक बार एल रखो, फिर आर के स्थान पे एक बार क्या रखो, 0 रखो, है ना। तो ये एप्सिलॉन बराबर बी और कितना हो जाएगा ओमेगा, कोष्टक चालू, तो ये होगा आपका एल स्क्वायर बटे 2 और माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2। अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होगा, बी ओमेगा ज्यों का कितना होगा, कोष्टक चालू। अच्छा 0 का स्क्वायर 0, 2 का भाग दिया, ये सब पद क्या हो गया, 0 हो गया, डायरेक्ट बचेगा कितना, एल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब 1/2 को बाहर निकाल दो, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, यही ओमेगा पे स्क्वायर नहीं है ना, ओमेगा इंटू एल, हाँ बी ज्यों का त्यों ओमेगा और इंटू एल स्क्वायर, और यही क्या है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है, समीकरण नंबर ए। अब यदि आप प्रेरित धारा निकालना चाहते हो तो क्या कर दो बेटा, ओम का नियम लगा दो। ठीक है ना, तो ओम का नियम लगाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियमों से, ओम का नियम क्या कहते हैं भैया, V बराबर आई आर, तो I बराबर कितना आएगा, V अपॉन आर, और V के स्थान पे क्या लिखना है, एप्सिलॉन अपॉन आर। ठीक है, तो I बराबर एप्सिलॉन का मान क्या है, B, अरे 2 को हम नीचे कर देंगे, नीचे कर देंगे, नीचे कर देंगे 2 को, ठीक है नीचे कर देंगे, जो आएगा अपना बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 था तो 2R। क्लियर, ये निकल आई आपकी प्रेरित धारा, निकालना है ना। चलो अब निकालेंगे, आपको विद्युत शक्ति निकालना है, तो नहीं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, विस्तार से पहले निकाल चुके हम, आई स्क्वायर इंटू आर आएगा, तो P इक्वल टू, अब आई का मान जो है आपके पास क्या है, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2R, पूरे पे क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, इंटू कितना हो जाएगा R। ठीक है, इसको हल कीजिए, P बराबर आएगा आपका बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, क्या गलत हो रहा होगा, बी पे स्क्वायर आएगा ना, इसका
इसका सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बी पे स्क्वायर, फिर ओमेगा पे स्क्वायर, फिर एल पे स्क्वायर, फिर अपॉन दो दूनी चार, इसका चार होगा, और आर स्क्वायर और इंटू आर, एक आर से एक आर। हाँ ये भी सही बोल रहे हैं। घात चार आएगी ना, दो दूनी चार, एक आर से एक आर कैंसल। अब अब देखो क्या बच रहा, P बराबर, ये बचेगा आपके पास बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल घात है चार बटे चार आर। ठीक है, इतना आ रहा हो, चेक करो पहले, इतनी आ रहा सो हैं, ये कहीं गलती हो गई, एल एल की पावर फोर ही जा रहा हो ना, बस तो हो गया। अरे वो तो क्या है, सुनो, लिखते 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 पता है ध्यान नहीं रहता कि क्या लिखना, वही मतलब वही चीज देख रहा हो भूल जाते। एक तो क्या है जल्दी जल्दी पढ़ी, और ये व्यंजक हमने पिछली मतलब उसमें सरल लिखी गति से करवा दिया ना, तो बस सब क्या है इसमें छोटा सा व्यंजक है। ठीक है, और लिखते लिखते गलती हो ही जाती, क्या पता अपन बोल कुछ रहे और लिख कुछ और रहे, है ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाते। चलो कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। देखो तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया सब। अब इसमें किसी को कोई डाउट है, पूछना है कहीं कैलकुलेशन, तो बताओ। एक बार हो चुका है समाकलन, आपको आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है ना। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम आगे पढ़ेंगे स्वपेरकत्व और अन्योन्पेरकत्व। ठीक है, स्वपेरकत्व पढ़ेंगे, उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अन्योन्पेरकत्व उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और 100% आते ही आते हैं उनमें से क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।